So we are discussing actually the what? Biochemical theory of origin of life by Oparin and Haldane. Okay. By Oparin and Haldane. ठीक है, तो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय ओपरिन एंड हेल्डेन, तो ये हमारा चल रहा था. फाइन. सो वी विल डिस्कस टुडे क्या, तो वी विल डिस्कस द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दैट थ्योरी, दैट इज कॉल्ड सी कॉग्नोजेनी. है ना, उठाओ गरिमा, क्लास टाइम लगा. सो कॉग्नोजेनी, या इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ठीक है, कॉग्नोजेनी या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या फर्स्ट सेल टू ओके टिल डेट. तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्नोजेनी. तो वो हाँ, तो हाँ बोलिए सर. हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स नहीं हुआ है. हाँ, तो वो प्रोकैरियोट्स तो, अरे फर्स्ट सेल ही प्रोकैरियोट है, तो इयोबायंट है गला बरा. इयोबायंट हो गया कि नहीं आपका? आप क्लियर कट नहीं बोलोगे तो गड़बड़ होगा. यस सर, इयोबायंट पढ़ा चुके सर. तो इयोबायंट ही तो प्रोकैरियोट है, तो गया वो तो यस ऑरिजिन खत्म. एक्चुअली देखो, यही बुक्स लोग क्रिटिकल मिस्टेक्स करते हैं कि हमारा एक बार ऑरिजिन हो गया तो फिर जो डेवलपमेंट है उसको हमें कॉग्नोजेनी में रखना चाहिए. तो बहुत लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है उसको बायोजेनी में दिखाते रहते हैं. एक्चुअली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मीनिंग है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो वो कॉग्नोजेनी में आएगा. बायोजेनी का मतलब है आपका ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, वो तो हो गया हमारा. तो जो आपका इयोबायंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल है. अब उससे जो भी बनेगा वो हमारा आ जाएगा इसमें. ओके, दैट इज कॉल्ड कॉग्नोजेनेटिक डेवलपमेंट. बुक्स लोग क्या करेंगे, वो बायोजेनी में करते 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 लैंड में लिख देंगे, सो इट लीड्स टू कॉग्नोजेनी. तो हम लोग उसको उसी हेडिंग में पढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या. तो वी आर रीडिंग इट इन दैट हेडिंग. तो आवर फर्स्ट सेल इज ऑलरेडी आउट, तो उससे कैसे इवॉल्व किया दुनिया, वो हमारा दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉग्नोजेनी. चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉग्नोजेनी. तो इसीलिए अभी जो से तुम बोल रहे हो तो वो हम इधर आएंगे, विल डिस्कस हियर. चलिए, तो अब एक्चुअली व्हाट हैपेंस, तो तुम्हारा जो माने हाउ लाइफ डिफर्ड आफ्टर दैट, सो दैट इज कॉल्ड योर कॉग्नोजेनी. ठीक है, तो अब आपका जो भी फर्स्ट लिविंग बीइंग था, तो फर्स्ट लिविंग बीइंग क्या था, इट वाज ए हेटेरोट्रॉफ. क्यों हेटेरोट्रॉफ होगा बोलिए? बिकॉज पहले सहारा फूड था, तो कुछ बनाने का जरूरत नहीं है. ओके, सो द फर्स्ट लिविंग बीइंग्स, दे आर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम लोग लिख सकते हैं द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So the first living beings were prokaryotes known as progenote. That is first sign of life on earth. Okay, they had naked DNA and nutritionally they were chemoheterotrophs. Okay, so they absorbed organic matter from outside broth for bodybuilding and liberation of energy. Respiration was anaerobic since oxygen was absent, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन एब्सेंट है.
ओके, इन द एनवायरनमेंट। तो ये आपका फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टोरी है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे जो स्टेप्स वाइज। तो इसको हम लोग स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, इसको हम लोग स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। नाउ डेवलपमेंट ऑफ कीमोसिंथेसिस। ठीक है भाई, खाना कब तक खाओगे? बोलो, कब तक आप खाओगे? जब तक है। जब तक है। वेरी सिंपल, वेरी गुड आंसर। मतलब जब तक है तब तक खाएंगे। बट आप देख रहे हो खाना खत्म हो रहा है, तो एंड तक खाओगे ना कुछ प्रिकॉशन लेने की कोशिश करोगे या कुछ अलग करने की कोशिश करोगे? अलग करने की। समझ में आया? बिकॉज अगर आप एंड तक वेट करोगे तो यू मे नॉट हैव एनी रिजर्व, समझ लो कि नहीं? तो इसीलिए थोड़ा सा छोड़ दो, अगर और टाइम में यूज कर लेंगे तो कुछ अलग करो। ठीक है? So as the environment of the earth cooled down further, formation of new organic molecules stopped. Okay, the already present organic materials decreased due to continued withdrawal by heterotrophs. धीरे धीरे खाली होने लगा। जैसे अभी आप देखो, पेट्रोल तो है ना, डीजल तो है ना, खत्म थोड़ी हो गया। So why are we bothered about all atomic energy, alternative source, etc., etc., etc.? बोलो, कोई खत्म तो नहीं हुआ ना अभी तक। जब खत्म हो जाएगा तो अब क्या करें, समझ में आया कि नहीं? तो अगर अब्रप्टली खत्म हो गया तो ये पूरा दुनिया को चलाएंगे कैसे? इसीलिए there are people who are searching, who are looking forward, who are looking for your alternative source of energy. उसी तरह से जब हेट्रोट्रॉफ्स एक तरफ से खाते गए तो आपका जो पूल खत्म हो रहा था। तो इसीलिए so before the organic material disappeared in the sea broth, new modes of nutrition were developed. Okay, now one of them, okay, was chemosynthesis. Okay, the organisms performing chemosynthesis are called chemoautotrophs, and they were anaerobic. Chemoautotrophs developed the ability to synthesize organic molecules from reducing inorganic raw materials present in the sea. Such mode of nutrition is present even now in some bacteria like sulfate reducing bacteria, iron bacteria, है कि नहीं? तो आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ये लोग अभी तक खाना खुद बनाते हैं। समझ रहे हो? तो इसका इक्वेशन बता सकता है कोई मेरे को? कैन समबडी टेल द इक्वेशन? बोलो, जो कीमोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होगा? H2 की जगह H2SO। So CO2 plus H2S, है कि नहीं? So this produce your क्या? C6H12O6 plus सल्फर। तो ये जो सल्फर है, ये आपका क्या करता है? ये आपका सल्फर स्मेल देता है। सल्फर स्मेल एंड जो एक्सेस हीट है लिबरेट होता है, ये उस वाटर को गर्म करता है। ओके, समझ में आया कि नहीं? तो आपका अभी भी ये सब रिपोर्टेड है। अगर आप तप्त पानी जाएंगे इन खुर्दा, तो वो पानी गर्म कैसे होता है बताइए? हीट, तो हीट्स द वाटर बॉडी। सो हीट्स द वाटर बॉडी, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर स्प्रिंग्स। ओके, सो दीज आर कॉल्ड सल्फर स्प्रिंग्स। समझ रहे? हीट्स द वाटर बॉडी, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सल्फर स्प्रिंग्स। ठीक है? तो बहुत लोग बोलते हैं सर जियोथर्मल एनर्जी से गर्म होता है, तो वो लोग पागल हैं। अरे बाबा, अगर
खोर्धा में जियोथर्मल एनर्जी है, तो आर वी सेफ इन भुवनेश्वर? नो सर। जियोथर्मल नो एनर्जी, सर। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या है? आपका नीचे जो है कुछ गड़बड़ है, मीन्स द अर्थ फटा हुआ है एंड वो लावा से पानी गर्म हो रहा है, तो वही कंसेप्ट है जियोथर्मल एनर्जी का, है कि नहीं? चलिए, अरे आप लोग का वो रिजल्ट आ गया कि नहीं एग्जाम का? अपेली यस तो 70 में 70 किस किस को मिला? आशीर्वाद सर को कितना मिला? 70 मिला कि नहीं? आशीर्वाद सर 1 मिनट सर, देखता हूँ सर। तो अभी तक देखा नहीं है, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। सर देखा हूँ सर, भूल गया। चलिए, सो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ हमारा कीमोसिंथेसिस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें आपका एट सम टाइम बैक्टीरियोक्लोरोफिल and later chlorophyll, okay, was developed. Okay, तो बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहीं से बना and later chlorophyll developed, which could use solar energy and convert it to chemical forms, है कि नहीं? Chemical forms. It developed complete autotrophic organisms called photoautotrophs. ठीक है, तो ये लोग सनलाइट से एनर्जी डिराइव करते थे। The photoautotrophs utilize the solar energy absorbed by them and synthesize organic food. तो इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। The first photoautotrophs were bacteria. Okay, so oxygen was not evolved and the atmosphere remained reducing. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन वाज नॉट इन्वॉल्व। बोलिए, तो जो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस था, ऑक्सीजन वाज नॉट इन्वॉल्व का मतलब क्या है? इसको एन ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस बोला जाता था। समझ रहे हो? तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं लिबरेट होगा, दैट इज कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फाइन। सो इसीलिए बिकॉज दे यूज नॉन हाइड्रोजन एंड नॉन वाटर हाइड्रोजन डोनर्स। ये तो आप समझते ही हैं कि आपका ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट हुआ? वाटर से। तो अगर आप वाटर के अलावा कोई हाइड्रोजन डोनर लोगे तो आपका क्या होगा? आपका एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, देख रहे हो कितना सुंदर स्टेटमेंट है। चलिए, तो अब इसका भी इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो इसका इक्वेशन भी सिमिलर ही है। ओके, तो मैंने इसमें हम लोग बस डिफरेंस क्या है, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड है वो हम लोग सोलर ले लेते हैं, बट जो कीमोहेटरोट्रॉफ्स में एनर्जी कहाँ से लेते हैं? तो द एनर्जी इज टेकन, इसको हम लोग यहाँ लिख सकते थे जो जगह नहीं है, तो इसमें एनर्जी इज टेकन बाय ब्रेकिंग डाउन सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भाई देखो, आप जानते हो ना कि एनाबॉलिक इवेंट्स कैसे हो सकता है? अगर हम उसको किसी कैटाबॉलिक इवेंट्स के साथ कपल करते हैं, है कि नहीं? तो आइदर तो उसको खुद का एनर्जी हो या किसी के पास हो, उसके साथ कपल किया जाए। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है आपके, जो आपका जो बैक्टीरियोक्लोरोफिल तो है क्या, जो कीमोसिंथेसाइजर्स, तो उनमें हाउ डू दे डेवलप द एनर्जी and how do they develop the food? By using energy of breaking. तो जैसे आयरन सल्फाइड बैक्टीरिया आयरन सल्फाइड तोड़ता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो नाइट्रेट्स तोड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर आप सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकें तो ही आप फूड सिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे, द केमिकल रिएक्शन वी विल राइट हियर,
तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? सेम, CO2 प्लस H2S, बट यहाँ जो एरो देंगे उसके ऊपर हम लिखेंगे, ओके, एंड उसके ऊपर क्या लिखेंगे? सनलाइट, फाइन, एंड इधर लिखेंगे C6H12O6, ये सिर्फ ग्लूकोज लिखा जाता है, एक्चुअली इससे आप कुछ भी बना सकते हो, ओके, प्लस इधर भी मिलेगा आपको सल्फर, है कि नहीं? तो प्लस सल्फर एंड नॉट ऑक्सीजन, हेंस एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो उसको फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि उसमें सनलाइट यूज नहीं होता था, इसलिए इस केस में हम यहाँ लिखेंगे सनलाइट, ओके। तो सनलाइट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी, तो इसलिए हम लोग सनलाइट का नाम लिखेंगे, एंड ठीक है, तो आपका सनलाइट प्लस हमारा जो पिगमेंट क्या है इधर बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, तो ये हमारा पिगमेंट है, फाइन। सो ये हमने लिख लिया। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ओके। मतलब इस केस में एंड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट में आपका नहीं होता है क्या? प्योर ऑक्सीजन, ठीक है जी। सो अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे इज क्या? आपका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। उसके बाद यस सर। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा लिख लिया जाए। Okay, so aerobic photoautotrophs evolved 3300 to 3500 million years ago, या फिर आप 3.3 बिलियन भी लिख सकते हो, ओके। They were like present day blue-green algae or cyanobacteria. Their fossils have been discovered in the rocks dating back 2.9 billion years. Okay, these utilized water, okay, as hydrogen donor and evolved oxygen. Okay, इसको free oxygen बोलेंगे, okay, तो इसीलिए as a result the atmosphere became richer and richer in oxygen, ठीक है। so इसमें हम लोग लिखेंगे such a photosynthesis, okay, such a photosynthesis was known as क्या? That is called oxygenic photosynthesis, ठीक है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस लिख लो, का इतना मेहनत किए थोड़ा सा छोड़ दो, है ना। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यस सर। हो गया। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नाउ विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीजन आया तो मजा आ गया, है कि नहीं? ओके, एज विद द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीथेन ammonia began to disappear, okay, methane ammonia began to disappear as they got oxidized to form forming this, okay। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, तो रिएक्शन इसका लिख लिया जाए, तो सेम रिएक्शन होगा, बट डिफरेंस क्या होगा? यहाँ हम सल्फर के जगह पर लेंगे क्या? H2O, तो CO2 प्लस H2O, एंड इसके लिए क्लोरोफिल चाहिए, ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल से नहीं होगा, बिकॉज आपको मालूम है कि नहीं जो फोटोसिंथेसिस कंसेप्ट,
तो यहाँ आपका यूज होगा क्लोरोफिल एंड सेम C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। ठीक है, तो C6 प्लस O2 प्लस एनर्जी। तो अब ये जो एनर्जी हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये एनर्जी हमारा कंज्यूम हो गया। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। एंड ऊपर किसका नाम लिखेंगे, क्लोरोफिल। फाइन, तो वी विल राइट क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल को नीचे लिख लेते हैं एंड सनलाइट को लिख देंगे ऊपर। तो सनलाइट क्या करेगा, लाइट रिएक्शन करेगा, है कि नहीं, तो सनलाइट। अंडरस्टूड। तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। तो देख रहे हो हमारा फूड हैबिट्स चेंज हो रहा है। तो वी स्टार्टेड विथ कीमोसिंथेसिस, कीमो हेट्रोट्रॉफी, फिर बना कीमो ऑटोट्रॉफी, फिर बना एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफी, फिर बना ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफी। नाउ ओके, सो अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, ये कौन सा नंबर था, 1 2 3 4, कहाँ चला गया। फाइन, तो अब हमारा ये फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, सो फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है कि नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। एक्चुअली क्या है, अभी भी टेम्परेचर कुछ ज्यादा गर्म है, तो लाइफ को फ्लरिश करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए अभी वो नहीं हुआ है, समझाया। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर को और कमाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ओजोन लेयर। तो as much more oxygen accumulated in the atmosphere, ozone, okay, it combined with each other with the help of energy derived from low wavelength UV radiation, है कि नहीं। तो आपका जो ओजोन लेयर है उसके साथ ये रिएक्ट किया। तो as more oxygen accumulated in the atmosphere, it combined with each other with the help of क्या, with the help of energy derived from low lambda UV radiations. Full stop. UV radiations to produce ozone. Okay. Now this ozone began to appear in the top layers. Okay, and produced the क्या, ozone layer. Okay, produce the ozone layer. Fine. Produce the ozone layer. ठीक है। Now इसने क्या किया, this layer, what it did, so this layer stopped the entry of low wavelength UV rays into the Earth's atmosphere.
है कि नहीं? तो this stopped the entry of low lambda UV rays into the atmosphere. This surprisingly decreased the temperature to present day levels or lower. तो इसने क्या किया? टेम्परेचर को धड़ाम से घटा दिया. So this temperature was feasible for the flourish of life and was one of the strong promoting agents for biological evolution और कॉग्नोजेन. समझा? तो ये जो ओजोन लेयर बना, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर का काम करने लगा. ओके, चलिए, तो हम ऑलरेडी लिख Yes, sir. चुके हैं, तो इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं. तो ये हमारा इक्वेशन थोड़ा रायता फैलाएंगे हम लोग. फाइन. तो इसको हम लोग इधर दिखाएंगे एंड इसके ऊपर क्या लिखेंगे? तो इसके ऊपर लिखेंगे सनलाइट. क्या? जो UV. लो वेवलेंथ, ओके, यूवी रेस. ठीक है? तो लो वेवलेंथ यूवी रेस से हम लोग दिखाएंगे. एंड एक्चुअली इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता है ना, माने नथिंग इज अलाउड टू ओजोन. फाइन. तो ये आपका ओजोन बन गया. भले भले. सो अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉप है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन इवॉल्व as sufficient oxygen. Okay, aerobic respiration evolved as sufficient oxygen became available in the atmosphere. So more energy was derived for similar consumption of resources. Hello? This helped in the process of cognogen. है कि नहीं? सपोज आपके पेरेंट्स का इतना सैलरी है कि बस खा लें, है कि नहीं? सपोज दे डोंट अर्न टू मच एंड दे अर्न ओनली दैट मच कि बस खा लिया जाए. तो इससे होगा क्या? अब आपका आगे उन्नति कैसे होगा? समझ में? सपोज आप पढ़ना लिखना चाहते हो, सपोज आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हो, सपोज आप कुछ खेलना मिलना चाहते हो, उसके लिए रिसोर्सेस ही नहीं है. तो जब रिसोर्सेस ही नहीं है तो हाउ द लाइफ विल बी सपोर्टेड? तो इसीलिए पहले सिंस एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, एंड हम जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कितना एटीपी देता है पर ग्लूकोज? 2, है कि नहीं? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ 2 एटीपी देता है. तो अगर सिर्फ 2 एटीपी देगा तो खाएंगे क्या? तो इसलिए जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो एरोबिक रेस्पिरेशन ने 36 या 38 मॉलिक्यूल एटीपी दिया पर ग्लूकोज. तो उससे क्या हुआ? अब हमारे पास काफी सरप्लस एनर्जी है. तो जब सरप्लस एनर्जी है तो भेजा काम करेगा एंड दूसरा कुछ प्लान करेंगे. सो इसीलिए नाउ द सिस्टम had enough energy, so now they thought of evolution, diversification. है कि नहीं? तो सिंस आपके पास अब हाथ में पैसा आ गया, अब आप पढ़ना लिखना शुरू किए.
स्कूल जाना शुरू किए, तो स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाते थे तो दुखी करते थे। फिर और पैसा आ गया तो आपने स्पेशल क्लास में ज्वाइन किए, तो उसमें आपको कुछ टीचर्स मिले। फिर आपको और पैसा मिला तो आप ट्यूशन गए, वहाँ कुछ और डेवलप किया। फिर मिला, फिर आप इधर उधर का काजू किशमिश क्लास करने लगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर पैसा नहीं बढ़ा होता तो ये सब चीज नहीं हो पाता है कि नहीं। तो दैट इज द केस। सिमिलरली Yes. अगर सिस्टम में ही एनर्जी नहीं है तो हाउ दे विल इवॉल्व। तो पहले बैक्टीरिया उतना ही बनाता था जितना उसको यूज हो जाता था, बट जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन आया तो डाइवर्सिफिकेशन बिकेम पॉसिबल। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। चलिए और बोलिए। सो लेट अस स्टॉप द क्लास।